हेलो दोस्तों, मैं मोहित लोहिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी स्थल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। लगातार प्रैक्टिस सेट निकाल रहे होंगे क्योंकि अब समय पढ़ने का नहीं है, अब तो रिवीजन का है। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, जिससे आपका टाइम टेबल मेंटेन रहे, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक रहे, सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में आज मैं आपको कराने वाला हूँ सेट नंबर 5, जो कि 1 दिसंबर का पेपर है। अब 1 दिसंबर के बाद पेपरों का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है इनमें अब, ठीक है। यानी इससे पहले जो 27 तारीख के हुए हैं या 28 के हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन इनके मुकाबले आसान थी। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। यही होता है, थोड़ा नसीब। जैसे मानो ये कह देता है उसका पेपर आसान था, उसका नॉर्मलाइजेशन मिल गया, यही होता है। जैसे ये पेपर थोड़ा टफ है, मानो एक क्वेश्चन में भी आपकी कैलकुलेशन मिस हुई तो फिर सब में ही होगी गड़बड़। तो समझते हैं बिना देर किए हुए और इस सेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20 और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसकी विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपये का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी कि यदि 32 की जगह 20 और 12 की 2 छूट दे दे, देखने में लग रही होंगी अभी 32 ही हैं, पर ये कम है रियल में क्या होती है, कम। ग्राहक के लिए हमेशा एक छूट ही फायदेमंद होती है जो 2 छूटों के मुकाबले। अब देख लेते हैं कितनी कम है। आप देखोगे 32% का मतलब तो 32% हो ही जाएगा सीधा सीधा। भाई 100 पे 32 रुपये की छूट, सीधा 32% हो गया, 32%। अब अगर 20 और 12 की 2 छूट की बात करें तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, यानी 20% प्लस 12% माइनस 20 गुणा 12, बीस गुणा 12 बटे 100। यहां तक तो ये भी 32 ही है। कितना और कम हो गया, 12 दूनी 24, 2.4% कम हो गया। यानी इस 2.4 की ही वैल्यू कितनी दी हुई है, बताओ कितनी दी हुई है। इस 2.4 की ही वैल्यू आपकी कै रुपए का अंतर है जी, 2.4% पे, क्योंकि 2.4 और कम हो गया ये, तो 36 है इसका अंतर। आपसे पूछे 100 की वैल्यू, 100%, क्योंकि छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे। जब हम 32% निकाले तो 100 में से निकालेंगे, यानी अंकित मूल्य 100% था। कितना था, 100%। पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा लेंगे। 12 दूनी 24, 12 इतनी 36, और 2 से कितनी बार ये, आप कहोगे 2 पंजे 10, 500 बार, और 500 गुणा 3 कितना हो जाएगा जी, आप कहोगे जी 1500 हो जाएगा। तो MRP कितना आ गया जी, 1500 आ गया MRP, ठीक है, 1500। यही आपका आंसर है। हमेशा ध्यान रखना, दुकानदार के लिए 2 छूट, एक एकल छूट के मुकाबले 2 छूट फायदेमंद होंगी, और ग्राहक के लिए 2 छूटों के मुकाबले एक एकल छूट फायदेमंद होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से दे ब्याज समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के स्थान तक। अच्छा, वो कह रहा है अगर ब्याज त्रैमासिक लगे तो 1 साल का, तो आप देखोगे त्रैमासिक में क्या हो जाता है, बता देता हूं। त्रैमासिक का मतलब है 3 तिहाई। 3 तिहाई किसकी, 4-4 महीने की 3 तिहाई बनेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, दर बटे कितना हो जाएगा, दर बटे तो हो जाएगा 4, दर बटे 4, और समय का कितना हो जाएगा, समय का हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि 4 बार में लग रही है तो समय 4 गुना दर बटे 4। अब देख लेते हैं, 12/4 का मतलब 3, भाई 12/4, अब 3 से बढ़ा दो 4 साल तक, समय का मतलब 4 गुना, 1 साल की जगह 4 साल, सीधा समझते हैं। 2 साल तक 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 3 बटे 100, यानी 3 3 6 और 3 3 9 बटे 100 का मतलब 0.9। अब आप देखोगे ये, इसको लिख सकते हैं हम 6.09%। ये 2 साल तक हो गया। आपसे पूछे 4, 30 साल का निकालेंगे, इस पर ही बढ़ाएंगे क्योंकि चक्रवृद्धि हो जाए ब्याज पे ब्याज। 6.09 प्लस 3 प्लस 6.09 गुणा 3 बटे 100।
अब ये हो जाएगा 6 3 9.09 प्लस कितना 9 तिया 27 6 तिया 18.27 9.09 में 0.1827 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9.27। देख लेना आप भाई 6 3 9.09 9 से आगे बढ़ेंगे कितना 0.1827 18 में 9 जोड़ेंगे वो भी 27 हो गया तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9.27 277 आ जाएगा 27 ही लिख लेते हैं हम 27%। ये हो गया आपका कितने का 3 का। अब इस पे और बढ़ाएंगे कि 4 बार निकालना है हमें तो चौथे पे उधर जगह कम है इधर कर लेते हैं 9.27 प्लस 3 प्लस 9.27 गुणा 3 बटे 100 9 3 12.27 प्लस 9 तिया 27 थी 81.27 क्योंकि ये तो ऊपर आना ही नीचे 2 जीरो तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा तो 12.27 12.54% के आसपास आ जाएगा 5481 ठीक है 12.54 तो है नहीं तो 12.55 क्योंकि इसके पास ही तो है सबसे पास 12.44 की जगह कितना आ जाएगा आपका 12.55%। यही आपका करेक्ट आंसर है 12.55%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे हम। पहले हमने ये निकाला 2 साल तक 2 साल के बाद तीसरा निकाला कितना आ गया ये 9.7%। ये 3 साल तक हो गया। अब हमें निकालना है तो समय का 4 गुना है चौथे साल का यहाँ बढ़ा दिया आपने 9.27 प्लस 3 हर बार 3% इधर चल रही है 3% बढ़ाते चले जाएंगे तो 9 और 3 12.27 27 थी 81 9 तिया 27.27 81 क्यों क्योंकि यहाँ था 0.20 तो इधर खिसक जाएगा 12.54 को 12.55 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया जिसमें से कुछ राशि उसने 10% शेष राशि 12% साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि यानी कितने रुपए उसने निवेश किए 2 जगह किए 50,000 का निवेश 2 ठीक है दर भी अलग अलग है। पहली दर कितनी है 10 दूसरी है 12 तो 10% पे कितने लगाएं 12 पे कितने लगाएं। 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है एवरेज दर निकाल लेना औसत दर दोनों की। एक तरीका और बता देता हूं किससे भी समझ लेना। देखो समझो आप देखोगे 2 वर्ष में अगर यदि 2 वर्ष में 11,640 बढ़े हैं तो 1 साल में कितने बढ़े होंगे 2 एकम 2 58 2 116 5820 रुपये 1 साल में बढ़े होंगे। आप कहोगे सही है जी 5820 नीचे आने का नहीं इधर की तरफ समझा देते हैं 5820 इधर लिखोगे आप 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000 भाई एक तो बढ़ा है 10% और दूसरा कितना बढ़ा है फर्स्ट तो ये बढ़ा है सेकंड बढ़ी है आपकी सेकंड 12 ही है ना हाँ 10% प्लस 2%। आप क्या करोगे 10% दोनों में कॉमन है पहले इसको निकाल लो 10% को 50,000 का 10% होगा 5,000। अगर इसमें तो 5,000 बढ़े 1 साल में वो कह रहा 5820 बढ़े हैं तो 5,000 घटा लो बचे कितने आपके आप कहोगे जी 820 रुपये और बढ़े 820 भाई ये क्या बढ़े हैं 820 ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि 10% से इधर वाली इधर एक्स्ट्रा भी तो है कितनी 2 यानी इस 2% की वैल्यू ही कितनी है 820 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 चौक 8 41 और 100% की वैल्यू 41,000। किसी ऑप्शन में है 41,000 ये रहा 41,000 और 9,000 दूसरा अपना 9,000 आई जाएगा। जब 41,000 आएगा 50,000 में से 41,000 घटा दो दूसरा 9,000 कर देता हूं मैं 100 की गुणा ठीक है। ये 41,000 तो दूसरा कितना 9,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है ठीक है जी बेलनाकार कैप्सूल है कोई। इसके दोनों गोलार्ध के सिरे पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं यानी दोनों सिरों पर
गोल अर्धगोले चिपके हुए हैं, ठीक है जी। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता ठीक है, कितनी है? 0.2 स्थान तक, ठीक है जी, बता देते हैं। पाई का मान 22/7 रखना है, समझ लेते हैं। पहले हम कैप्सूल ही बना लेते हैं, एक बेलनाकार। ये हो गया जी आपका बेलनाकार कैप्सूल, ठीक है जी, आप कहोगे सही है जी। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले चिपके हुए हैं, एक लाइन खींच दो। इधर से ये अर्धगोला चिपका हुआ है, इधर से ये अर्धगोला चिपका हुआ है, ठीक है जी। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपसे पूछिए अब कैप्सूल की धारिता कितनी है, यानी ये पूरा कैप्सूल का, यानी ये जो अर्धगोले इनका भी आयतन चाहिए और कैप्सूल बेलनाकार है, बेलन का आयतन चाहिए। तो आप धारिता के लिए क्या करोगे? देखो इधर समझा देता हूँ, दोनों का आयतन जोड़ दोगे। बेलन का आयतन होता है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, πr²h बेलन का आयतन प्लस 4/3 πr⁵ ये गोले का आयतन, ठीक है। अब पाई का मान कितना? 22/7, उसने कही रखना ही है। आर का मान कितना है? अगर व्यास 0.8 है तो त्रिज्या हो जाएगी 0.4, 0.4 का वर्ग गुणा ऊंचाई कितनी है जी? अगर आप टोटल लंबाई में तो व्यास घटा दोगे, व्यास कितना है? 0.8, तो ऊंचाई आ जाएगी बेलन कितनी है जी? 2 में तो 0.8 घटा दोगे तो 1.2 है, प्लस 4/3 पाई का मान यहाँ भी 22/7 गुणा आर कितना है? 0.4 की पावर कितना? 3। अब समझ लेते हैं, ये तो 22/7 हो गया जी, 22/7 गुणा ये हो गया 0.16 गुणा 1.2 प्लस 4/3 पाई का मान यहाँ भी 22/7 और ये 4 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 0.064, 4 × 16 = 64, सही है। अब आप देखो बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया है ये, इसको भी आसान बनाते हैं, समझते हैं। मैं इसको 7 से 3 बार काट रहा हूँ भाई, है तो ये 3 पॉइंट कुछ, मैं 3 बार ही काट रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, ठीक है जी। आप कहोगे सही है जी, 3 बार काट लिया। अब इसकी बाकी की गुणा कर देते हैं, और तो कुछ कटेगा नहीं। 16×3 = 48, यानी 0.48 गुणा 1.2, 0.48 मल्टीप्लाई 1.2, तो 12×8 = 96, 6 12 चौक 9 सॉरी 12 चौक 48 और 9 57, 48 और 9 57, ठीक है। कितने अंक पॉइंट के? 3, तो 0.576। इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक 0.576, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आएगा वो हम लिख, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट कुछ है। इसे भी काट देता हूँ मैं 3 से 7 बार, 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 64 चौका 256, 0.256 जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 7 5 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8, 0.832। अब आप देखोगे 0.832 ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो भाई 0.83 से थोड़ा सा ज़्यादा ना आएगा। आप कहोगे क्यों आएगा जी ज़्यादा? इसलिए आएगा कि 3 पॉइंट कुछ बार कटेगा, ये भी 7.3 7 21 7 पॉइंट कुछ बार कटेगा, यानी आप कहोगे कि 0.83 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कौन सा है? 0.87 सबसे नज़दीक, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते, ना 0.67 हो सके ना 0.75 हो सके, 2 हैं, ये ज़्यादा दूर जा रहा है, तो 0.87 सीधा आपके आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ गए होगा, ठीक है। ये 1-2 सवाल जरूर आ रहे हैं क्षेत्रफल और आयतन से, आप फॉर्मूलों को थोड़ा रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, पक्के नंबर करने के लिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है याद करने। अगले क्वेश्चन की तरफ, वो कह रहा है 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम कितने % है? 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितने % 100 की गुणा कर लेंगे,
ठीक है जी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा। अब आप देखोगे ये तो ग्राम है, 18 GM ही है ये तो, और ये है किलोग्राम। कभी भी परसेंटेज निकाल रहे हो, कुछ भी चीज़ निकाल रहे हो, दोनों डिजिट एक सी होनी चाहिए। दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए? एक सी होनी चाहिए जी। भाई ये 18 ग्राम लिख दिया आपने, नीचे लिख दिया 4.5 किलोग्राम, या तो दोनों किलोग्राम हो या दोनों ग्राम हो, हम ग्राम बना लेते नीचे वाले को। 18 ग्राम तो जो का तो 45 किलोग्राम को जब ग्राम बनाओगे तो 1000 गुणा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए हैं। जब आप 1000 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1000 से 1 जीरो तो खत्म हो जाएगी, बचेंगी 2, 4500 गुणा 100। भाई 1000 गुणा करेंगे 3 जीरो, 1 जीरो पॉइंट ने काट दी, 2 ही तो जीरो बची। ये हो गया आपका कितना? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। भाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5। ये तो जीरो कट ही गई है, पहले ही कैंसिल आउट हो गई है, तो पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तो कटना नहीं, अब पॉइंट लगा दे तो जीरो बढ़ गया, यानी कि 20 हो गया। तो 0.4, 5 चौक 20, यानी 0.4% आप लिख सकते हो। है ये रबी ऑप्शन 0.4%। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करोगे? जिसके साथ का है वो तो नीचे ले जाओगे, जिसके साथ का है। का किसके साथ है? इसके साथ है का, ये राजी का 4.5 किलोग्राम का मतलब तुलना कर रहा है। जिससे तुलना करे से का, वो सभी नीचे होते हैं। ठीक है, भाग में 18 ग्राम ऊपर गुणा के 100, पॉइंट हटा लेंगे। भाई सीधा सीधा 1000 गुणा करेंगे इसमें किलोग्राम में, लेके पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो खत्म, 2 जीरो बची, 2 से 2 ये कट गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुस्तकालय में हर रविवार का औसतन 502, हर शनिवार का औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों का औसतन 340 पर्यटक आते हैं। आने वाले 30 दिनों में महीने के प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या। अच्छा जी, वो करा संडे में, जो हो ना संडे में कितने आ रहे हैं? प्रत्येक संडे में 502 आ रहे हैं जी। सैटरडे में कितने आ रहे हैं? सैटरडे में, शनिवार में 475 आ रहे हैं। बाकी जो दिन बचे शेष, भाई जो शेष दिन बचे उनमें कितने आ रहे हैं जी? उनमें आ रहे हैं 340। ठीक है जी, कितने आ रहे हैं? 340। अब आप देखोगे कितने इसमें शनिवार पड़े हैं, कितने रविवार पड़े हैं, कितने बाकी दिन हैं। 30 दिन का महीना पहले का रविवार है। अगर आप देखोगे पहले का संडे है ना, तो 1 7 8 का संडे, 8 7 15 का संडे, और 15 7 22 का संडे, और 22 7 29 का संडे। यानी संडे हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो आप करोगे इसमें 5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हर संडे को 500 आ रहे हैं। 5 संडे में कितना आए होंगे? 502 गुणा 5। तो शनिवार कितने पड़े? भाई यहाँ तो शनिवार पड़ा नहीं, 1 2 3 4 शनिवार पड़े आपके 4, शनिवार पड़े आपके 4। अब उसको इरेजर कर लेते हैं। शनिवार पड़े 4, 30 में से 9 दिन तो ये हो गए, बचे कितने? 21। लिख देते हैं 502 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 50 पंजे 250 और 1 25 251, 2510। 475 चौका, 5 चौक 20, 7 चौक 28 2 30, 4 चौक 16 3 19, 21 0 0, 21 चौक 84 हासिल 8, 21 थी 63 और 8, 8 3 11 71, 63 और 8 71। जोड़ लेंगे कितने हो गए? 0, 4 और 1 5, 9 5 14 और 1 15, 7 और 1 8 2 10 और 1 11। टोटल पूरे महीने में आए 11,550। कितने दिन में? 30 में। तो टोटल 30 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा प्रत्येक दिन का। 11,550 भाग 30। आप देखोगे कितनी बार कटेगा ये? 3 तिया 9, बचे के 2, 3 8 24, 3 पंजे 15, 385। प्रत्येक दिन कितना है? 385। ये रहा डी ऑप्शन। प्रत्येक दिन कितना है? 3। कोई औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। आपने योग निकाल लिया, प्रत्येक दिन कितना है? पूरे महीने में 11,550।
पूरे महीने में दिन कितने हैं जी? आप कहोगे 30 दिन है, तो 30 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 प्लस 7/6 को पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से किस संख्या को घटाना होगा। यानी कोई संख्या घटनी है, सिख लिख दिए संख्या है, ठीक है। समझ लेते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 3 4 7 7 प्लस, भाई हमने बाहर बाहर के जोड़ लिए, 3 और 4 7, और नीचे एलसीएम 7 3 और 1 4, 7 प्लस 4/7 ब्रैकेट हो गया हल, प्लस 7/6 ये भी हो गया, 7 प्लस इसको ले लेते हैं 7 6 42, एलसीएम ले लिया, 7 6 42, 6 चौक 24, 6 7 42, 7 7 49, कितना हो गया ये 9 और 4 13, 73/42, यानी 7 प्लस 73/42, 9 और 4 13, 473/42। अब कुछ घटाना है, यानी 42 से घटा के 42 ही घटेगा। इसको जोड़ने की बात करता तो 84 बनाते, इससे 42 तो नहीं 84 पूर्ण संख्या। अब घटाने की बात करता 42 बनाना, कितना घटाना पड़ेगा? आप कहोगे 3 में 2 घटा देंगे, 7 में 4 घटा देंगे 3, यानी 31/42 घटा दोगे ना आप, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 42/42 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो 31/42 से आपका आंसर हो जाएगा। ये घटा दोगे तो 42/42 बन जाएगा, एलसीएम लेके घटाओगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा फिर। तो कहाँ है भाई 31/42? ये रहा बी ऑप्शन, 31/42। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 साइकिलों के मूल्य के बीच का अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्य के बीच का अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य बताओ। देखो समझते हैं क्वेश्चन को। क्या मूल्य है दोनों को बीच का? 7:8। अनुपात में हमेशा x से गुणा करते हैं क्योंकि रियल वैल्यू ना होती है अनुपात में। 7x और 8x, 7x को बढ़ाया 30%, 13 7 91, यानी ये हो जाएगा 9.1x। भाई 9.1x 30% बढ़ाएंगे बटे 8x, इसमें बढ़ाया 1500, इसमें 1500 ऐड कराया जी, वो बढ़ाया 30%, 7 का 30%, 13 7 91। बढ़ाने के बाद अनुपात बन गया आपका, कितना बन गया जी अनुपात? 15:16, 15/16। अब आप देखोगे ना तो 1500 घट रहा, तो पूरी गुणाई करनी पड़ेगी। 16 कम 16, 16 में 144 और 145, 145.6 x बराबर 15 8 120x प्लस 15 15 225 और 2 0। आप देखो इधर करा देता हूँ, थोड़ा जगह कम बच रही, ठीक है। 145 में 20 घटाओगे तो 25.6 बचेगा, 25.6 x बराबर कितना? उधर बच गया 225 2 0, यानी 22,500, ठीक है। आप देखोगे एक पॉइंट और बढ़ा लो इधर, ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछिए दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य, यानी 8 की वैल्यू पूछिए। 8 की गुणा कर दो, यहाँ की गुणा कर दो 8 की। आप देखोगे यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आई। अगर ये 256 ही होता तो ये एक बार कट जाता, यानी 8000 आ जाता। 256 एकम 256, भाई 225 की जगह 256 होता तो 256 एक 256, ये 1000 1 8 8000, यानी तब 8000 आता। ये है 256 से कम, यानी 8000 से कम आना है, तो ना तो कभी भी ये हो सके आंसर, ना कभी ये हो सके। 8000 से नीचे ही नीचे आएंगे आंसर, 2 तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इधर 256 होता तब 8000 आता है, 256 से कम है तो कम ही आंसर आएंगे 8000 से। अब 2 ऑप्शन बचे आप पे, 2 ऑप्शन को देख लेते हैं। आप देखोगे इसको काटोगे आप तो 256 से थोड़ा ही कम है, ज़्यादा तो कम है नहीं, ज़्यादा कम नहीं है, तो इसका मतलब बीचों बीच आएगा। बीच का मतलब ना तो पूरा 7000 आवे ना 8000 आवे, 7000 8000 के बीच। 7000 13 है तो 7000 ही मानो लगभग। बचा क्या? ये बचा आपका, गुणा कर लेना, यही आंसर आएगा,
क्योंकि इधर थोड़ा ही कम है, इतना कम नहीं है कि पूरा 1000 कम कर देगा, लगभग। ठीक है, 7031.25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ, एक आयताकार स्वदेश फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? यानी कोई फर्श है आपके कमरे में, उसमें आपको टाइल बिछानी है। टाइल भी कैसी? वर्गाकार। वर्गाकार यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, सारी वजह समान है। छोटी छोटी वर्गाकार टाइल बिछानी है कमरे में, तो ऐसी कितनी टाइल होंगी? इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। या तो पूछेगा टाइलों की संख्या या ईंटों की संख्या, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे, टाइलों की संख्या ही लिख देता हूं। टाइलों की संख्या बराबर बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। यानी जो कमरा है वो बड़ा है, छोटा क्षेत्रफल। अच्छा, अब बड़ा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले इनका निकाल लेते हैं में से। भाई जो इनमें पूरी तरह फिट हो जाएगी वर्गाकार टाइल, पूरी तरह फिट हो जाएगी, मतलब इनका में से के लिए हम 14.35 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो इसमें 100 गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी। तो ये हो जाएगा 1435। इधर बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपको 1435। दूसरा कितना हो जाएगा जी? 1155। जब आप 100 की गुणा करोगे ये सेंटीमीटर बन गया। इनका में से निकालो, में से होता है अंतर से। 5 में से 5 घटा देंगे 0, 13 में से 5 घटा देंगे 8, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 280 अंतर है भाई। 5 में से 5 घटा देंगे 0, 13 में से 5 घटा देंगे 8, 280। अब 280 या 280 का कोई भी गुणज इन दोनों को काटेगा, वो इनका में से कहलाएगा। 280 तो काटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक यहाँ 5 है, तो 5 ही बनता रहेगा। ठीक है, 0 से 5 नहीं बन पाएगा। 280 से आधा 140, 140 भी नहीं काटेगा। 140 से आधा 70, 70 से आधा 35, 35 भी तो इसका गुणज है 280 का। यानी इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा आपको कितना? 35। 35 काट देगा जी, कितना आ जाएगा? 35। कैसे पता चले? या तो 280 या 280 का कोई 280 से छोटा गुणज ही इनका एचसीएफ होगा। यानी इस टाइल की लंबाई भी 35 और चौड़ाई भी 35। बस तो भाग दे दो किसका? 1435 लंबाई गुणा 1155 चौड़ाई बटे इसकी लंबाई भी 35 और चौड़ाई भी बराबर ही होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग स्क्वायर ही होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर। 35 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा? 35 चौक 140, बचे क्या? 3। 35 से कम 35, 35 दिया 105 10, 35 दिया 105 10, 3 एकम 3, यानी इकाई अंक 3 आना। अब जिस भी ऑप्शन में इकाई अंक 3 आ रहा होगा भाई, 1 दिया 3, इकाई अंक 3 तो आना ही आना है। कौन से मारा भाई? 1 में ही आ रहा, पूरा गुणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। 1353, 1 में अंतिम अंक 3 आ रहा है। मानो 2 में होता या 3 में होता तो पूरी कैलकुलेशन कर लेते, अब हमें इसकी आवश्यकता ही ना पड़ी, तो कैलकुलेशन में बचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, और व्यय में 80% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? देख लेते हैं। पहले कहिए, एक व्यक्ति ने अपनी आय कितना खर्च कर दिया? 75%। जब परसेंट में खर्च करे तो आय को मान लो 100। ये खर्च है, ये क्या है जी? खर्च। ये बोल देते हैं इसको व्यय, खर्च या व्यय। एक होता है आय, आय खर्च व्यय, और एक होता है बचत। भाई जितनी जिसकी सैलरी मिलेगी, जो खर्च कर देगा कुछ बचा लेगा, वही होगी बचत। क्या हो जाएगा जी? बचत। आय बस पहले को व्यय दे रखा हो तो यहाँ सारी चीज आ जाएंगी। आय मान लो 100, 75% दे रखा हो ना, तो 100 आय मान लो। 75% 75 खर्च कर दिए, बचा कितने लिए? 25।
आय बढ़ गया 50, 150 हो गया। खर्च बढ़ गया 80, 75 का 80% 60, निकाल देता हूँ। 75 का 80/100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज। 75 का 80/100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 से 15 बार और 15 चौका 60, यानी 75 का 80% 60 बढ़ गया। 60 बढ़ा देंगे 75 और 60, कितना आ जाएगा? 7 × 13 135। आप कहोगे जी सर 135 आ जाएगा, तो बच कितने गए? 150 रुपये मिले, 135 खर्च कर दिए, 15 बच गए जी। कितने बच गए? 15। बचत में कितनी कमी हुई है? आप कहोगे 10 की। कमी किससे हुई है? किससे कम है 10? 25 से, मूल बचत से, गुणा 100। 25 चौका 100 और 10 चौक 40%, तो क्या आ जाएगा भाई? 40% की कमी आ जाएगी जी। क्या आ जाएगा? 40% की कमी। तो कहाँ है 40? ये रहा जी, डी ऑप्शन, 40% की कमी। 100, 75, 25, 75 से आइडिया लगा लिया आपने। जब दे रखा है खर्च तो आय 100 मान लो, 75 रुपये खर्च कर दी, 25 बचा लिए, आय बढ़ गई 50, 150 होगी। ये 75 का 80% बढ़ गया, कितना हो गया? 60, 60 बढ़ गया, यानी 75 में 60 जोड़ देंगे 135। जब 150 में 135 खर्च कर दी, 15 बचा लिए। बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है। पहले बचत 25 थी, अब 15 बचा रहा, 10 रुपये कम हो गए पहले के मुकाबले। किसके? 25 के मुकाबले, गुणा के 100। व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में व्यक्तियों की संख्या। अच्छा जी, हम ये मान ले भाई पहले x व्यक्ति काम कर रहे x, और ये कितने दिन में कर देते? 20 दिन में। कितने में जी? 20। आदमी गुणा दिन टोटल कार्य, ठीक है, आदमी गुणा क्षमता टोटल कार्य। x आदमी ने 20 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, ये निर्णय लिया, लेकिन उनमें 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। x ना रहे, x में तो 5 कम हो गए, x - 5 ने काम करा है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 24 दिन में। इन्होंने कितने दिन में करा है? यही काम 24 दिन में। काम तो बराबर ही है। अगर x करेंगे तो 20 दिन, 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो 24 दिन। आप 4 से काट सकते हो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 5x बराबर 6x - के 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 6 में से 5 घट जाएगा, x बराबर बचा कितना? 30। तो प्रारंभ में कितने थे व्यक्ति? आप बोलोगे जी 30 थे प्रारंभ में। कितने थे? 30। ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है, 30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आदमी गुणा दिन टोटल वर्क, MDH। आदमी गुणा क्षमता, जिस आदमी की जितनी क्षमता है उतना ही काम कराएगा, ठीक है, वो भी एक वर्क ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुना, स्टीमर की चाल से 1.5 गुना है, तो स्टीमर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? अच्छा, 120 किलोमीटर करिए स्टीमर से, लिख लेते हैं S स्टीमर के लिए। इससे कितनी करिए? 120। आप बोलोगे जी 120। 60 किलोमीटर यात्रा घोड़े से यानी हॉर्स से कितनी करिए? अच्छा, पहले 450 भी दिया हुआ है। 450 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से, रेल लिख लो पहले, वो तो बाद में लिख सकते हैं, चलो पर फिर भी पहले लिख लेते हैं। ट्रेन से कितनी है जी? 450। और उसके बाद बचा क्या? घोड़ा। घोड़े से कितनी है? 60। हॉर्स से 60। ये तय करिए जी अलग अलग दूरी, और इन सबको मिला के इनको जोड़ देते हैं हम। कितना समय लगा है? समय लगा है आपका 13 घंटे 30 मिनट, यानी कि 27/2 घंटे। 27/2 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 13.5 घंटे, 13.5 घंटे का मतलब 27/2। अब आप देखोगे इनमें चाल, भाई कुछ चाल भी तो रही होगी इनकी। आपने सामने दूरी बराबर तो समय लिख लिया, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो होता है। चाल कितनी है देख लेते हैं। वो कह रहा है
यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुना है, घोड़े की x मान लो, रेलगाड़ी की 3x मान लो, दोनों की तो पता चल गई, ठीक है। और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, यानी ट्रेन की चाल, दोनों से तुलना करिए, घोड़े से और स्टीमर से। ये 3 जो है ना, ये स्टीमर का 1.5 गुना है, तो किसका 1.5 गुना बैठेगा? 3, 2 का, 2 में 1.5 गुना करोगे 3 बैठेगा 2x। अब इधर जगह नहीं है, इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसका ले लिया आपने एलसीएम, कितना आ गया जी? 6x बराबर 27/2 घंटे। अच्छा जी, अब 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3, 12 × 36, 360, ठीक है जी, प्लस 3 से 6 2 बार, 900, 450 दूनी 900, और x से 6 बार, 6 छंग 36, 360। भाई x से 6x आपका एलसीएम है, 6 बार 360, जोड़ोगे 360 360 720, 720 और 900 1620 बटे 6x बराबर कितना? 27/2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0, 27 दूनी 54, 20, यानी 20/x या x/20 एक ही बात है। x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे जी 20, यानी x कौन है? घोड़े की चाल कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछी किसकी है? स्टीमर की। स्टीमर कितनी है? 2x, यानी 20 का दुगुना, कितना? 20 दूनी 40, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा जी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या होगी। अच्छा जी, जैसे मैं लिखने लगूं, कुछ भी संख्या लिख लो, 12 लिख रहा हूं मैं, 12, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ठीक है। उसने कही इकाई का अंक दहाई से 4 अधिक है, यानी ये अंक जो है ना, ये इससे 4 अधिक है। किस ऑप्शन में है जी? 2 और 4, 2 से 4 अधिक, 3 और 4, साथ ही ये भी 4 अधिक, ये 4 कम, ये 4 कम, यानी बी और सी में से ऑप्शन होगा। तो फिर इनका कॉम क्या है? इसको काट देते हैं लो। अब वो कह रहा है इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है, 37 है भाई, 37 अंकों का योग करेंगे, 7 3 10, कितना होगा गुणनफल? 370, यानी इसी संख्या में इसके अंकों के योग के गुणनफल की बात करें, 37 है, 7 3 10, कितना आ जाएगा जी? 37, सीधा 370 बैठेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012.05 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने में उसने खरीदी है? मतलब खरीद के लाया, चिट लगाई, छूट दी और छूट के बाद बेच दी 1012.05 में, तो भाई कितने में खरीदी है उसने? देखते हैं। 100 की चीज मान लो, 100 की खरीद के लाया, ओ सीपी हो गया 100, और एमआरपी कितना हो गया? कितने की चिट लगा दी? 30% अधिक की लगा दी जी, 130 रुपये लिख दिए, ठीक है जी। अब छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, 130, ठीक है। अब जब इसको बेचा तो बेचा कितने में है? ये तो हमारी चीज मानी हुई है, आपके हिसाब से कितने में बेचा ये देख लेते हैं। 130 पे कितनी छूट दी है? 13.5%। तो आप देखोगे 130 में 13.5% निकालोगे, ठीक है जी, 0 से 0 खत्म, और कितना हो जाएगा? ये गुणा करेंगे 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 39 6 45, 13 पंजे 65 6, 13 39 6 45 4, 13 कम 13 और 4 17, ठीक है। ऑलरेडी पहले पॉइंट तो एक पॉइंट इधर लग जाएगा, 17.55 की छूट होगी। और 13 पंजे 65 6, 13 3 39 और 6 45, हासिल 4,
13 कम 13 4 17, 17.55 रुपये कम कर दिए। तो कितने में बेकी होगी आपके हिसाब से? 130 में से 17 कम कर देंगे तो 13, और 13 में से 0.55 भी कम कर देंगे तो 12.45। आपके हिसाब से 112.45 में बेकी है भाई। इसमें से 130 में से कितने घटाने आपको? 17.55, तो कितना आ जाएगा? 112.55। कैसे भाई? आपने 130 में से पहले 17 को अलग करो, कितना आ गया? 113। अब 0.55 भी तो घटना है, 0.55 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0.45। कितना 45? 112.45 की वैल्यू दी हुई है। जो रियल एसपी है वो कितना है? 1012.05। तो ये इसी की तो वैल्यू है, 1012.05। ठीक है जी। तो आपसे पूछे 100 की वैल्यू, पॉइंट के दोनों अंक काट देते हैं। आप देखोगे कितनी बार कट रहा है? 11 नन्नी 99, 11 नन्नी 99, 100 ही तो है ये। वही 100 का मतलब 100, और 5 नाम 45, 5 नाम 45, 9 चौक 36, 4 40, भाई 9 बार कटेगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे जी 9 आ गई। तो फिर आपने क्रिया कितना माना है जी? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी? 9 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 900। भाई जी यही आपका आंसर हो जाएगा 900। सीपी कितना है? 900 है ऑप्शन में जी। 900 यही ऑप्शन है। ठीक है, सबसे ऊपर ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में बताओ जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। अच्छा जी, पहले इनका क्षेत्रफल निकालो दोनों वृत्तों का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरे वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर, और तीसरे का जो है ना, इनके क्षेत्रफल निकाल के उसका 4 गुना करेंगे। चलो देख लेते हैं, पहले हटा देते, पहले इनका क्षेत्रफल निकालो। पाई का मान छोड़ो, आर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर पहले का, 4 चौक 16 प्लस पाई यहाँ भी छोड़ो। आर का मान कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, यानी इन दोनों को हो जाएगा 9 पाई और 16 पाई 25 पाई। और जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इन दोनों के योग आगे 25 पाई, इसका कितना गुना है जी? 4 गुना है। साफ साफ कह रखिए 4 गुना, यानी 100 पाई। यानी जो तीसरा क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर, वो कितना है? इसका 4 गुना, यानी 25 चौका 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर बराबर कितना है जी? आप कहोगे आर बराबर 10 है जी। आर बराबर 10। त्रिज्या 10 है तीसरे वृत्त की। तो अगर त्रिज्या 10 है तो भाई व्यास कितना होगा? 10 दूनी 20। व्यास होता है आपका, व्यास कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना, 2r। 2r तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा जी? 20। 20 भी क्या सेंटीमीटर में है सारा, तो सेंटीमीटर, हालांकि वो इकाई दी नहीं हुई है। 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गए जी आपके 15 के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको। अच्छा कंटेंट क्या, प्रीवियस पेपर ही कराए जा रहे हैं, तो थोड़ा देख लेंगे अब, क्योंकि अब टाइम आपका रिवीजन करने का और प्रैक्टिस सेटों का ही है। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप सिलेबस को पढ़ने लगो, वो टाइम नहीं है। अब तो जितना काट चुके हो उसको सुंघाओ, ऐसा ना हो कि जो काटा हुआ वो ही ना सूंघे। तो जितना आपने तैयार कर रखा है उसी का रिवीजन करो। ठीक है, बेफालतू की चीज़ें छोड़, टाइम कम है। अब 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट हैं और 2 दिसंबर तक चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। बड़ा एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको सारी चीज़ें अच्छी सिखाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि आप जुड़े हुए हो तो 15 ना करो, 14, 15, 13 तक पहुंच जाओ आराम से। और अब लेवल जो है 27 और 28 के पेपरों का तो था आसान,
अब मैं पिछले पेपर देख रहा हूँ, 1 दिसंबर से लेवल थोड़ा टफ कर दिया। लेवल टफ क्या, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिए, क्वेश्चन उन्हीं चैप्टरों से बन रहे हैं, अब भी थोड़ा कैलकुलेटिव बन गए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।